दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर लाया हूं जो बीपीएससी बार-बार एग्जाम में पूछता है। चलिए देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न हैं जो बीपीएससी का फेवरेट है। चलिए आज यहाँ पे फर्स्ट देखिए प्रश्न कौन-सा है। फर्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी 2022 में पूछा है और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ये 5 ऑप्शन दिया जाएगा, ए, बी, सी, डी और ई भी होगा और इसी के पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, झरिया, रानीगंज, धनबाद। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रानीगंज, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं जो रानीगंज के बारे में कुछ है। कह रहे कि देखिए प्रथम कोयला खान जो है रानीगंज, जो दामोदर नदी के तट पर खोदी गई है और इसका खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्य कोयला खनन के लिए रूप में की गई है। वाणिज्य मतलब कि कमर्शियल के लिए, इसको बेचने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको लास्ट में टेस्ट भी दिया जाएगा। बीपीएससी किस तरीके से 5 ऑप्शन के साथ देंगे, उस तरीके से हम आपको टेस्ट भी लेने वाले हैं इसी के लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी पानी की झील है? तो आप सभी जानते हैं जो ये चिल्का झील है, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है और ये खारे पानी की झील है। और जो ये सांभर झील है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। ये भी एक खारे पानी की झील है। लेकिन जो यहाँ पे वुलर झील है, ये मीठी पानी की झील है और जो वुलर झील है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और जो ये लोकटक झील है, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये दोनों मीठी पानी की झील है, ये दोनों मीठी पानी की झील है और ये दोनों खारे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। पिछली क्लास में मैंने चिल्का झील को बता दिया था कि ये मीठी पानी की झील है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों है चिल्का और सांभर, ये दोनों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और वुलर झील और लोकटक झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वुलर है जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील है मणिपुर में, सांभर है राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में है। ये देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। और ये 5 ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा है। गंगा के मैदान को डैश के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वर्णित किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो गंगा नदी है वो जियो संक्लाइन के रूप में वर्णन किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। कह रहे हैं कि गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन या भू अभिनृति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय वर्तमाला के निर्माण के तीसरे चरण में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा था। गंगा के द्वारा मैदान की पुरानी छावरी मिट्टी को कहलाती है। तो देखिए हमेशा याद रखिए, अगर ये पुरानी की बात करेगा तो वो बांगर हो जाएगा और अगर नई की बात करेगा, न्यू की बात करेगा तो वो भाबर हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि ये गंगा है, ये गंगा है। इस गंगा में अगर अगर हर साल बाढ़ रही है तो हर साल बाढ़ आ रही है, तो जब न्यू होगा तो वो भाबर हो जाएगा। क्या होगा? भाबर हो जाएगा। लेकिन अगर गंगा के किनारे से जो मिट्टी लाई गई है बहुत पुराना है तो वो हो जाएगा बांगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसी को डिटेल और देख लेते हैं। कह रहे हैं गंगा के मैदान की पुरानी छावरी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंचने से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का पीला या पोल रेडिश ब्राउन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन मिट्टियों का रंग यानी कि पीला, रक्ताब या फिर भूपेल या रेडिश ब्राउन पाया जाता है, ठीक है, किसकी? तो ये बांगर की। चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो लाल मिट्टी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो नदियों द्वारा निर्मित होती है वो उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए और महत्वपूर्ण है, ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए क्या कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा छोड़े गए गादर द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा लगभग 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं नवीन जलोढ़ और इसी नवीन को खादर बोला जाता है। और खादर का निर्माण नदी के बाढ़ में मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी नवीन परत जमाव कर लेता है। इसके बाद प्राचीन जलोढ़ या उसके बाद जो पुराना है, प्राचीन है, उसको हम बांगर कहते हैं। और मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर ऊंचाई पर होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, इस पॉइंट से कई जगह कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए 2019 में बीपीएससी ने पूछा है। कह रहे भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बीपीएससी ने पूछा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिकतम है? तो वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि कर्नाटक में है। इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लीजिए। कह रहे 2020 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या में महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप में कितने हैं? 96 है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। ये और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है और वो भी इसमें अगर आप प्रश्न बनाएंगे तो 5 प्रश्न इसी स्लाइड से बन जाएगा। कह रहे थे कि भारत में बाघ परियोजना कब लागू हुआ है? तो 1973 में। बिल्कुल बात सही है, बाघ परियोजना 1973 में ही लागू किया गया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो आप याद रखिएगा जो जैव विविधता दिवस है कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। और ये
इसकी जो 2022 में जो थीम था यानी विषय वस्तु था, सभी जीवन के लिए एक आशा भविष्य का निर्माण, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बाघ परियोजना बाघों की संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये बिल्कुल सही है। यानी 1 2 3 तीनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है, ये कुछ पॉइंट है कि बाघों को संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बाघ परियोजना कब शुरू किया, तो 1973 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। और 2022 का जो थीम था वो बिल्डिंग अ शेड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तो इसको पॉइंट को भी याद रखेगा, इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन पूछने की जरूर संभावना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो नगरीय जनसंख्या है वो हो जाएगा बी, यानी करीब करीब 31% है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको विस्तृत से जानेंगे तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, ग्रामीण में 68.8 है। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि शहरों से ज़्यादा लोग कहाँ पे बसती है, तो गाँव में। ये गाँव शहर में इतना है और गाँव में इतना है। अगला प्रश्न देखिए, जो अभी हाल ही में पूछा है, कह रहे कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, तो ये हमारा गंडक नदी। और गंडक के बारे में आप याद कर लीजिएगा, गंडक नदी से बहुत प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे कि गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास, ठीक है, 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कि कुछ नहरें निकाली गई है, जिसमें एक सारण सिंचाई नहर भी है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है, कह रहे त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो ये गंडक नदी। गंडक से बहुत प्रश्न पूछ जाते हैं, इसलिए आप गंडक को तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, तो ये देखिए कि इसका है, पंजाब का भी है, हरियाणा और राजस्थान तीनों का संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न है, कह रहे भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना बांझ पंजाब हरियाणा राजस्थान के संयुक्त राज्य उपकरण है। इसके अंतर्गत भाखड़ा नांगल के रूप में पास सतलज नदी पर 2 बांध निर्माण किया गया है। तो आप यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर, कहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बनाया, किस नदी पे बनाया, तो वो सतलज नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात बनाया गया है, तो वो हो जाएगा कावेरी नदी पे। ठीक है, अगला यहाँ पे कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। और कावेरी नदी को मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी नदी की जानते हैं। और अगर आपसे बोले कि दक्षिणी गंगा, तो वो गोदावरी, और दक्षिण भारत की कावेरी। तो यहाँ देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागुले जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र इसका कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु में विस्तृत है। यहाँ पे ये पूछा जाएगा क्या कि शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अभी देखिए, हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों का एकीकरण है, तो वो हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। और गंगा ब्रह्मपुत्र की बात है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो गंगा नदी है, यहाँ हमारे यहाँ से, कहाँ से, उत्तराखंड से होते हुए, और कई सारे यहाँ पे बिहार, उसके बाद कई जगह यहाँ पे झारखंड में होते हुए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पे, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से ही कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में एक सुंदरवन डेल्टा बनता है, जिसे विश्व की सबसे बड़े डेल्टा कहा जाता है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण इंटरटेकिंग से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे हीराकुंड बांध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हीराकुंड से पूछा जाता है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे बनाया गया है, तो ये महानदी के बनाया गया है। और महानदी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई और एक महत्वाकांक्षी परियोजना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, क्या नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए आप सभी जानते हैं, गेहूं नकदी है, कपास भी नकदी है, जूट भी नकदी है, लेकिन जो गेहूं है वो नकदी फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और देख लीजिए, इसी के बारे में कह रहे हैं कि नकदी फसलों में कैश क्रॉप बोला जाता है। अंतर्गत शुगर कैन भी आता है, कॉटन भी आता है, जूट भी आता है, तंबाकू भी आता है, तिलहन भी, ऑयलसीड्स भी प्रमुख है, लेकिन गेहूं फसल नकदी फसल ना होकर खाद्य फसल ने फूड क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, भारत के चावल की कटोरे किस क्षेत्र देखे, तो यहाँ पे जो चावल का कटोरा है, जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा बना है, कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा बना है, वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। यहाँ पे और कुछ पॉइंट देख लीजिए, कह रहे हैं कि चावल की कटोरा बाउल, राइस बॉल, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जो कि कुल आंध्र प्रदेश को कुल कृषि का 29% भाग पर चावल का खेती किया जाता है, और लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है। यानी कि
2/3 फसल है जो चावल है, खरीफ फसल आता है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से? तेलंगाना राज्य सीमा भी है जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। अब वैसे अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती किस राज्य में की जाती है, तो आप बोलिएगा पश्चिम बंगाल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा चावल, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा चावल उगाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा चावल, जो अभी बताया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में बताइए। सबसे ज्यादा गन्ने कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उसके बाद 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे तमिलनाडु, 4 नंबर पे कर्नाटक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगा कौन सी? हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूंगफली। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिए, और महत्वपूर्ण कह रहे शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। मुख्य शीतोष्ण कटिबंधीय रवि ऋतु की फसल है और सुविधा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा हो। और उष्ण कटिबंधीय फसल एक गन्ना है। ठीक है, और आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 41 है जो इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश यानी कि सबसे ज्यादा रबर कहाँ पे उगाया जाता है, तो वो हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देख लीजिए, महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अधिक है, तो अभी अभी बताया वो हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 2019 जो अभी हाल ही में पूछा है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो आप जानते हैं कानन देव में भी है, नीलगिरी में भी है, और दार्जिलिंग की चाय तो फेमस है ही, यहाँ पे नीलगिरी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण है, कह रहे कि कानन देव पहाड़ी भारत के केरल में इडुक्की जिले में स्थित है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ जाता है कि इडुक्की कहाँ है, तो ये केरल राज्य में है, और ये कानन देव पहाड़ी भी है। जो क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के अवस्थित है। मन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी, और नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। ठीक है। भारत की दार्जिलिंग चाय मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण पश्चिम बंगाल में राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों की विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है जो 2020 अभी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए चिंगमुंगलूर भी है, गुर्ग भी है, बाबा बुद्दीनार की पहाड़ी भी है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, कह रहे भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिंगमुंगलूर कोडाकू कुर्ग एक हासन जिले केरल के वायनाड त्रावण में है। बाबा यहाँ ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बाबा बुदनगिरी की कर्नाटक में है, जहाँ भारत के में सर्वप्रथम कॉफी यानी भारत में पूछे सर्वप्रथम कॉफी का पौधा कहाँ रोपित किया गया है, तो वो बुदनगिरी पहाड़ कहाँ है? कर्नाटक में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अभी बीपीएससी ने पूछा है, अखबारी कागज उद्योग में किस स्थान पर व्यवस्थित है, तो जो अखबारी कागज है वो नेपा नगर है, और यानी कि अखबारी जो अखबार वाली कागज है नेपा नगर में प्रोडक्शन होता है। नेपा नगर कहाँ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेपा नगर मध्य प्रदेश में राज्य के बुरहानापुर जिले में स्थित है, और ये औद्योगिक नगर है जो कि अखबारी कागज के उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। अगला प्रश्न देखिए जो 2022 में ही यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का कौन सा है? तो यहाँ पे बॉक्साइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे और देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि प्रश्नगत विकल्पों में से एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। यह विश्व एल्युमिनियम और गैलियम का मुख्य स्रोत भी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत का कौन सा राज्य थोरियम के लिए, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो वो हो जाएगा केरल। केरल में थोरियम अभी हाल ही में पूछा है बीपीएससी ने 2022 में, इसको आप याद रखिएगा। और कुछ डिटेल जान लेते हैं, कह रहे कि केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मेनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एर्नाकुलम के जिले में उद्योग मंडल उल्वा में स्थित है, और मानावाली कुर्ची तमिलनाडु में प्राप्त में मोनाजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है जो बीपीएससी ने यहाँ पे हाल ही में पूछा है, उसको भी देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो यह लो अयस्क के लिए है। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। अगला यहाँ पे देख लीजिए क्या भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कितना? 1853 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वो है अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। भारत में लॉर्ड डलहौजी काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कब? पेपर में पूछा जाता है कि भारत में रेलवे किसके शासनकाल में आया, तो वो यहाँ पे याद रखिएगा डलहौजी के शासन में। कब आया? तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ पे? मुंबई में, तत्कालीन जिसे बॉम्बे कहते हैं, और थाने के बीच पहले चली थी। मुंबई से थाने ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यानी कि 14 सवारी वाले जो रेल का डिब्बे थे, टोटल 14 सवारी डिब्बे थे, जिसमें कि 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर तक यानी कि 21 मील की दूरी तय कर रहे थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रखी भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण है वो चीज़ें देख लेते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में स्थापित है। मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया था। बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बाधव में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पे है? तो ये गुड़गांव कहाँ पे? हरियाणा में है। अगला यहाँ पे देखिए क्या कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है और हरियाणा के गुरुग्राम यानी पहले हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव कहाँ है? पहले गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम हो गया है और ये कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए अब जो होगा यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित आधार पर हिमालय नदी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो यहाँ अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये आप कर ही सकते हैं। तो ये बिल्कुल है कि हिमालय के जो अधिकांश नदियाँ हैं वो प्रायद्वीप नदियाँ। ठीक है, ये आंसर सही है। हिमालय नदी किस ढाल पर प्रायद्वीप नदी की तुलना में अधिक खड़ी है? ये भी सही है। प्रायद्वीप नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक का क्षरण करती है। प्रायद्वीप नदी हिमालय नदी की, ये बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। असम देखिए यहाँ से जो हमारा है ये टेस्ट हो रहा है, तो आप इसको अपने से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप सभी जानते हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज ये भी आपको मैंने बता रखा है। बताइए स्वर्ण चतुर्भुज क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि स्वर्ण चतुर्भुज क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में है? ये भी आप बता सकते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि पिछले क्लास में ये कराया था और बीपीएससी ने ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए बी सी और डी 5 ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और पटना। ये आपके लिए है, होमवर्क है क्योंकि मैंने इसको कराया है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ठीक है, तो ये आप बता सकते हो कितने द्वीप हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है क्योंकि आपको ये मैंने पहले भी बता रखा है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी को मिलता है? तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, जो महत्वपूर्ण है इसको होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में करना है कौन सा ऑप्शन होगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? इसके ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज है ना भूगोल पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट सेशन यानी कि अगला क्लास जो हम करेंगे वो किसी और चीज़ का करेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर हम पॉलिटिकल साइंस हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया या फिर मैथ हो गया, कोई अलग सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले।